नमस्कार, मैं एक्टर सानिका बनारस वाले और आप सभी का मैं इस नए पॉडकास्ट में बहुत बहुत मन से स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हमारे यहाँ आए हैं डॉक्टर हेमंत पाटिल, जो एक बहुत बड़ा डेंटिस्ट है और जिनकी पुणे में प्रैक्टिस है। डॉक्टर हेमंत पाटिल, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं डेंटिस्ट्री को लेके, डेंटल ट्रीटमेंट को लेके, तो वो सब क्वेश्चंस मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो आप सभी को जानकारी मिलेगी डेंटिस्ट्री के बारे में। सर, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने डेंटिस्ट्री में करियर करने का कैसा सोचा, और आपने पहले से ही ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर होना है या डेंटिस्ट होना है पर्टिकुलरली? कैसा रहा आपका डिसीजन? यस, बचपन से था डॉक्टर बनना है। यस, डेंटिस्ट बनना है ऐसे नहीं प्लान किया था। बट यस, आ गए डेंटिस्ट्री में तो फिर पता चला कि अरे ये भी इंटरेस्टिंग है। पहले तो पता ही नहीं था कि डेंटिस्ट क्या होता है। एक छोटे से विलेज से आया था, एक बहुत ही रूरल एरिया में रहता था। तो मेरा ग्रेजुएशन के पहले पूरा जो भी लाइफ था वो एकदम छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से हुआ था। तो डेंटिस्ट्री उनसे कुछ रिलेशन था नहीं। तो पहली बार जब डेंटिस्ट्री में आया तो लगा शायद कुछ तो नया होगा, देखते हैं। फिर जैसे एक्सप्लोर करते गया, इंटरेस्ट आते गया, तो ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मुंबई के गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल मुंबई यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एक साल मास्टरशिप की इम्प्लांट्स में, जो यूएसए में जाके, अमेरिका में जाके की। और उसके बाद पूना में अपना प्रैक्टिस चालू किया। ओके। आप पूना से आते हैं या आपका गांव कहीं और? बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस जलगांव से है, बट अभी मैं शिफ्ट पूना में पूरी तरह से प्रैक्टिस हो रही है, पूना में ही कर रहा हूँ। ओके। अभी आपने जैसा कहा कि आपका डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट जैसे आप ग्रेजुएशन में गए वैसे बढ़ गया, तो वो कैसे इंटरेस्ट आया आपको? मतलब वो सीखते टाइम क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है? यस, सो मैं थोड़ा और बहुत ज़्यादा इसे एक स्टोरी से बताना चाहता हूँ। एक ऐसे था कि बचपन से थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि कुछ तो डॉक्टरी करना है, कुछ तो हार्ट या ये चीज़ें देखनी है। तो 12th में जब मैं था तभी मैं ऐसे था कि मेरे जो रूम पे रहता था तो वहाँ पे मैं फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, इनको कट करके उनके हार्ट्स देखता था। ओह माय गॉड। तो ये काफी दिलचस्पी पहले से थी कि एक लाइव बॉडी को ट्रीट करना है। तो ये सबको नहीं रहती, मतलब ये बहुत ही यूनिक है आपके बारे में। अपने बचपन से ये सब में इंटरेस्ट आपका रहा है, तो आप बिल्कुल मतलब डॉक्टर के लिए परफेक्ट ही थे। सो जब डेंटिस्ट्री में आया तो पहले से लगा कि अरे मेडिसिन मिलना चाहिए था, कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, बट नहीं हो पाए। बट जैसे फिर डेंटिस्ट्री में आए और देखा कि यहाँ पे भी सर्जरीज है, काफी इंटरेस्टिंग सर्जरीज है, हम पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको एक न्यू स्माइल दे रहे हैं। तो जब पेशेंट के चेहरे पे वो स्माइल देखने लगे, काफी पेशेंट्स का जो पेन है जो टूथ रिमूवल के बाद जाता था, तो वो देखने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आने लगा कि यस, हम इसमें भी पेशेंट्स को और ज्यादा सर्व कर सकते हैं और खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। क्योंकि फाइनली आदमी जब प्रोफेशन करता है तो मेनली सेटिस्फैक्शन भी फील होता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर वो वर्क करके फायदा नहीं है। बराबर। तो वैसे इंटरेस्ट बढ़ा। ओके, नाइस। समाज में डेंटल ट्रीटमेंट्स को लेके या डेंटिस्ट को लेके, डेंटिस्ट्री को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। मतलब मैंने बहुत सुना है कि उसके बारे में आप क्या बताएंगे? यस, मिसकंसेप्शंस हो या मिथ्स हो, ये बहुत ही कॉमनली इनग्रेन हो चुके हैं लोगों के लाइफ में। यानी जैसे एग्जांपल अगर कहने जाए तो काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मुझे कि अगर मैं दांत निकाल दूं तो मेरी आंखें की रोशनी कमजोर हो जाएगी। ये मैंने बहुत बार सुना है, तो मतलब इसके बारे में क्लैरिटी क्या है इसकी? एक्चुअली अगर साइंटिफिकली देखने जाए शॉर्ट में, तो हमारी जो आंखों की जो नस होती है, जो आंखों की रोशनी कैरी करती है, और जो दांतों की नस होती है, वो अलग अलग होल्स के थ्रू हमारे स्कल में जाती है और उनके बीच में काफी डिस्टेंस है। तो इवन इफ कोई फ्रेशर डेंटिस्ट है, वो चाहे तो भी वो आंखों की रोशनी में इतना असर नहीं कर सकते। तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली अ मिथ, वो मिथ ही है। ऐसे काफी सारे मिथ है लोगों के कि डेंटल ट्रीटमेंट्स करते तो ये हो सकता है, वो आंख का नंबर बढ़ जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है। मैंने भी बहुत बार सुना है ये कि कुछ लोग अपशकुन भी बोलते हैं ऐसे होता है, या विजडम टूथ निकाल दे तो शायद अकल कम हो जाएगी। ऐसे भी कुछ लोगों के सवाल होते हैं। लेकिन इसको विजडम टूथ क्यों बोलते हैं? लेकिन एक्चुअली इट कम्स एक अराउंड, जिसे हम कहे कि 18 साल के अराउंड आता है, तो तब हम मैच्योर होते हैं, तब हम एडल्टहुड में आते हैं। हाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसे विजडम टूथ, क्योंकि विजडम हमें तभी आ रहा है ना, इसीलिए विजडम टूथ कहते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन कुछ लोगों को बहुत लेट आ जाते हैं, ऐसे भी है। तो एक विजडम टूथ एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि विजडम टूथ आजकल अगर मैं उसे हिस्टोरिकल लाइन ऑफ एस्पेक्ट से बताने चाहूँ, तो जैसे हम इवोल्यूशन हो रहे हैं, हम बहुत रिफाइंड फूड खा रहे हैं।
हमारे जो पूर्वज थे वो काफी अमाउंट में रॉ फूड खाते थे, तो उनको बहुत ज्यादा टीथ की जरूरत थी, तो उनको 4 दाढ़ें होती थी। विजडम टूथ की तीसरी दाढ़ है, तो हमारी चौथी दाढ़ तो ऑलरेडी गायब हो चुकी है, जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई। तो वैसे ही सेम अभी विजडम टूथ भी जो है वो भी ऑन द लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी आगे जाके वो भी गायब होने वाला है। तो इसी वजह से इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे विजडम टूथ को आने को परेशानी हो रही है, इसीलिए लोगों को विजडम टूथ की परेशानी आती है कि वो आता नहीं है, आता है तो पेन करता है। बहुत मतलब डेंटल ट्रीटमेंट्स अभी जिनके होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तो विजडम टूथ निकालने के लिए ही रहते हैं, वो बहुत पेनफुल भी रहता है, तो कोई डरता है कि कैसे करें क्या करें। मेंटली प्रिपेयर होना कितना ज़रूरी है कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट से पहले, क्या वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमने एक मुंबई से एक सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट किया, तो उनको भी ऐसे था, वो काफी एंग्जियस थे, उनका 10 दिन के बाद शूट था, विजडम टूथ रिमूव भी करना था, तो काफी एंग्जाइटी थी उनके माइंड में। तो हमने फर्स्ट जब सेशन रखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना फ्रेंडली हुए उनसे, एक जनरल डिस्कशन हुआ, गप्पे किए उनके साथ। तो जब वो हो रहा था तो वो फ्रेंडली हो गए। फिर वो फ्रेंडली होने के बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी अगर है तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो काफी फ्रेंडली होने के बाद फिर उनको जब हमने ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद, और विद एडवांस टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव लेजर्स, नाउ वी हैव सम मेडिकेमेंट्स कि जिनसे हमें पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है, यानी दांत निकालने के बाद जो पेन है, वो बहुत कम से कम हो सकता है। जैसे उस पेशेंट में हमने कहा उनमें, तो जो लेडी थी उनको हमने लिटरली विद इन 7 days विजडम टूथ की स्टिच निकाल के पूरा का पूरा हीलिंग होके शी कुड शूट, मतलब बैक टू नॉर्मल हो गई, बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। ओके, वो बहुत ही पेनफुल है, इसलिए बहुत लोग डरते भी है ना कि वो निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों के। ओके, तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि डेंटल प्रॉब्लम मेंटली ज़्यादा रहते हैं या मतलब फिजिकल इफेक्टिव ज़्यादा रहते हैं? यस, सो डेंटल और मेंटल वैसे थोड़ा सा रिदम भी होता है, मेंटल तो एक्चुअली मेंटल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम दोनों एंगल से कहें तो, क्योंकि अगर कोई पेशेंट फियरफुल है, राइट, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो डेंटिस्ट के पास तब जाएगा जब वो प्रॉब्लम्स और बड़े लेवल पे चले जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मली पेशेंट्स को बताते हैं कि फियर विल बी ऑलवेज देयर, फियर थोड़ी ना थोड़ी रहेगी आप डेंटिस्ट के जाने के पहले, बट आप जाओगे और जितना अर्ली लेवल पे जाओगे तो वो मेंटल प्रिपरेशन और जल्दी होगी। और इसीलिए हम काफी बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों को जल्दी लेके सिर्फ और सिर्फ यूज टू करो, कि सो दैट दे उनके पास फोबियाज ना रहे कि डेंटिस्ट मतलब कुछ बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, वहां पे जाके बहुत ही पेन होता है, बहुत ब्लड आएगा। हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों रहता है? मतलब कोई अदर प्रॉब्लम्स अगर हो जाते हैं तो उस टाइम इतना नहीं रहता जितना डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में डर रहता है मन में। एक्चुअली इसका रीजन ऐसे भी दे सकते हैं कि क्योंकि पहले कुछ 50-60 साल पहले, उससे भी पहले अगर हम देखें तो एनेस्थीसिया नहीं होते थे। तो जब एनेस्थीसिया नहीं होते थे, अगर आपने हिस्टोरिकल इमेजेस देखी तो तभी क्या था, कुछ डेंटिस्ट जो होते थे वो डोर लगा के दांतों को खींचा करते थे। हाँ। तो वही जो एक्सपीरियंसेस वो कैरी ऑन हुए कि डेंटल में जाते हैं बहुत सीवियर पेन होगा, खींच तान के दांत निकलेगा। अभी एनेस्थीसियाज इतने प्रूडेंट, इतने इफेक्टिव हो चुके हैं कि एनेस्थीसिया देते समय भी आपको हार्डली पेन होता है। ऐसे प्री एनेस्थेटिक जेल्स आते हैं, कुछ एनेस्थेटिक इंजेक्शन डिलीवरीज भी ऐसे आते हैं कि जो आपसे कम पेन में आपको एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो फिर इफेक्टिविटी ऑफ ट्रीटमेंट और जो पेनलेसनेस है इतनी अच्छे से हो चुकी है कि पेशेंट्स इजीली उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट। तो अभी हमने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के बारे में बात की, तो जो कुछ भी सोशल इश्यूज है डेंटिस्ट्री को लेके, तो उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? यस, एज अ सोशल इश्यूज अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिशन वही है कि पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल और प्लीजेंट डेंटल एक्सपीरियंस दिया जाए। और इसीलिए हमने हमारे वेटिंग रूम में भी, जो पर्सनली जो हमारा क्लिनिक है वहाँ पे भी वेटिंग रूम में जरा भी डेंटल के पोस्टर या कुछ लगाए नहीं है। मैं इसके बारे में अभी आपको पूछने ही वाली थी कि जब लोग बाहर बैठते हैं नंबर में तो वहाँ पे देखते हैं सब पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो वो देख के ही डर लगता है पहले कि इसमें से मुझे क्या हुआ है। yes. तो अंदर जाके क्या निकलेगा, ये ऐसा होगा क्या, ये वैसा होगा क्या, वो डर पहले से ही बन जाता है जैसे हम एंटर करते हैं क्लिनिक में। तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताई कि मैं और जानना चाहती हूँ उसके बारे में। यस, सो जब हम इस डेंटल क्लिनिक में, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी यूनिक बनाई, नाम थोड़ा सा यूनिक रखा, लैकोनिक, और काफ़ी सारे से जब चीज़ें इनके ऊपर काम कर रहे थे तो स्पेसिफिकली देखा कि जब मैं कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरा एप्रीहेंशन वेटिंग रूम में बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा।
और जब हम बात कर रहे थे मिसकंसेप्शन या फियर रिलेटेड, तो ये अप्रेंशन अगर मुझे कम करना है तो मुझे वेटिंग रूम में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहिए। इसीलिए हमने वेटिंग रूम में जरा भी डेंटल रिलेटेड कुछ चीजें नहीं रखते हैं। वहाँ पे कुछ कुशनर्स रखे, कुछ वाइब्रेटर्स और मसल रिलैक्सेंट्स रखे जो आप वहाँ पे पाव डाल के आपके पाव को मसाज कर सकते हैं वगैरह। एट द सेम टाइम कुछ सॉफ्ट म्यूजिक है, टीवीज वगैरह की, सो दैट वो जनरल जैसे उनके होम में है वैसा कंफर्टेबल बन सके। अगर वो वैसा कंफर्टेबल फील करते हैं तो फिर अंदर भी वो वैसा ही कंफर्टेबल फील करेगा। राइट। तो आपको पेशेंट का कोऑपरेशन भी मिल पाएगा व्हाइल ट्रीटमेंट। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो सर, आप अभी डेंटल सर्विसेज में हो, तो डेंटल सर्विसेज के माध्यम से आप कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? यस, सो इसे मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब भी कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली ट्रीटमेंट करने जाते हैं, राइट? तो एवरीवन नोज कि ट्रीटमेंट या जो क्योर होता है, ट्रीटमेंट मतलब क्योर जो होता है वो प्रिवेंशन से अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्योर कर रहे हैं ना आप, कुछ जाके सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा भी ज्यादा आएगा, डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा होने का ऑप्शन है, राइट? इसीलिए इसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें सभी को पता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट इसके भी ऊपर जाके मैं बताना चाहता हूँ कि हमें प्रिवेंशन से भी ऊपर जाना है और सुप्रा प्रिवेंशन में जाना है, जो मैं पर्सनली एक टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ, सुप्रा प्रिवेंशन। मेरे काफी सारे पेशेंट्स को मैं ये बताता हूँ कि आप सुप्रा प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करो। सुप्रा प्रिवेंशन मतलब कि जैसे एग्जांपल डेंटिस्ट्री में अगर देखने जाए तो बोलते हैं कि हम अगर रूट कैनाल अवॉइड करना चाहते हैं, सडन अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर ब्रशिंग करो, रेगुलर क्लीनिंग रखो वगैरह। तो ये हो गया प्रिवेंशन। सुप्रा प्रिवेंशन मतलब हम उसके लिए भी जागरूक होते हुए कुछ हमारे मेंटली यानी हमारे माइंड को वैसे तैयार करो। यानी जैसे एग्जांपल, एज आई एम पर्सनली अ माइंडसेट कोच आल्सो। सो जब मैं पेशेंट्स को जब भी कंसल्ट के लिए आते हैं तो उनको बताता हूँ कि आपको डेंटल के साथ इमोशनली माइंड को भी वैसे कनेक्ट करना है कि सो दैट आप एक हेल्दी ओरल कैविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, आप कुछ अफर्मेशंस बना सकते हो, आप रेगुलरली वो फील कर सकते हो कि मेरा जो ओरल कैविटी है, मेरा जो हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, वो बेस्ट है, और उसी एक्सपीरियंस में रहोगे तो ज्यादा वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो इसे अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके एक्सप्लेन करना चाहो तो काफी बार होता है कि लोगों का डेंटिस्ट या डॉक्टर्स के बारे ऐसे ओपिनियन होते हैं कि डॉक्टर्स लूटने के लिए बैठे हैं या बहुत महंगे होते हैं। तो काफी बार क्या होता है, जब हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं तो ऐसी ही चीजें हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट? अगर हम माइंड सेट के एंगल से देखें तो इसीलिए भी मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप माइंड सेट भी वैसा ट्यून कर दो तो हम सुप्रा प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करते हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही अवॉइड कर सकते हैं और हम अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरा एज अ मोटिव है हमारे एज एन हॉस्पिटल के थ्रू कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन और सुप्रा प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जाए। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका एक अलग एंगल है डेंटिस्ट्री को देखने का, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अभी हमने जैसे सुप्रा प्रिवेंशन के बारे में सुना, तो सभी एज ग्रुप्स के लिए हर एक ने अपनी ओरल हेल्थ कैसी रखनी चाहिए, कैसी देखभाल करनी चाहिए? यस, सो अगर हम एज अ जनरलाइज देखें यानी सभी एज ग्रुप के लिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर ट्वाइस अ डे ब्रश होना चाहिए। काफी बार इसे मैं ब्रशिंग के एंगल से भी इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं कि जैसे ब्रशिंग कैसे होना चाहिए। काफी बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्रशिंग कैसे होना चाहिए, ब्रश कैसा सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ कि जो हमारा ब्रश है वो अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, यानी सॉफ्टिश काफी होना चाहिए। बहुत लोग अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं चॉइस करते हैं, ऐसे मैंने देखा है। नहीं उससे कुछ होता नहीं है, ऐसे उनको लगता है। तो वो कितना सच है, मतलब क्या है? एक्चुअली अगर देखें तो आप ही खुद सोच सकते हो कि जितना ब्रश हार्ड होगा वो आपके दांतों को तो करेगा ही, बट उसके साथ मसूड़ों को बहुत ज्यादा एब्रेड करेगा यानी घिसेगा, राइट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना सॉफ्टिश ब्रश यूज करें, क्योंकि हमें बहुत फोर्स नहीं लगाना है। वो आपके 24 या ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स, अगर आप 2 बार ब्रश करते हो तो 12 आवर्स का ही डिपॉजिट्स है, तो इवन सिंपल अल्ट्रासॉफ्ट ब्रश से भी वो निकलने ही वाला है, राइट? तो अल्ट्रासॉफ्ट ब्रश अगर हम वर्टिकली पर्टिकुलरली वर्टिकल मोशन में और हल्का सा राउंडिश मोशन में अगर हम ब्रश करते हैं तो उससे हमारे पार्टिकल्स निकल सकते हैं सभी जो भी। अभी काफी सवाल आता है कि हमने 1 बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो इट इज मैंडेटरी कि हमने 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम रात को ब्रश नहीं करते तो जो 12 आवर्स में जो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसे हम प्लाक कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो जमा हो जाता है और फिर वो दूसरे दिन मॉर्निंग में उतना अच्छे से नहीं निकल पाता। तो इसीलिए ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं
तो ये सबसे बड़े प्रिवेंशन में हम उसे रख सकते हैं। उसके साथ फ्लॉसिंग होना चाहिए। फ्लॉसिंग अगर मैं बताऊं, अभी काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि फ्लॉसिंग क्या है। तो फ्लॉस मतलब एक सिंपल धागे जैसा आता है। एक मेडिकल के पास, आप कहाँ पे भी कोई भी केमिस्ट के पास जाओगे तो वहां पे आपको फ्लॉस मिल जाएगा, जिसे हम हाथ में पकड़ के, आजकल ब्रश फॉर्म में भी फ्लॉसेस आते हैं, और 2 दांतों के बीच में डाल के हम उसे घुमाना है ऊपर नीचे। तो इससे हम कुछ ऐसे एरियाज जो हमारे ब्रश से नहीं कवर हो रहे, यानी इंटरडेंटल 2 दांतों के बीच वाले एरियाज, उनको भी क्लीन कर पा रहे हैं, तो फिर सड़न लगने के चांसेस नील हो जाते हैं। और अगर आपको फैक्ट बताना चाहूँ तो मेरे पास रूट कैनाल के लिए आने वाले पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें 80% पेशेंट 2 दांतों के बीच में खाना फंस के आते हैं। तो जो भी ब्रश, जो भी टेक्निक्स या जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो कि हमारे ब्रश से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कोई भी ब्रश इंटरडेंटली इतना अच्छा क्लीन नहीं कर पाता। तो आपको फ्लॉस यूज करना ही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि शायद आप फ्लॉस उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो आजकल इलेक्ट्रिकल फ्लॉसेस भी आते हैं, जिसे वाटर फ्लॉसेस कहा जाता है। उनसे और भी इफेक्टिवली हम ब्रश कर सकते हैं। तो ये क्लिनिक में जाके भी कर सकते हैं या अपने आप ही करना है? सो ये घर पे हम कर सकते हैं, यानी घर पे ही हमें इस वाटर फ्लॉस से या सिंपल फ्लॉस से फ्लॉसिंग करना है, जिससे हम इंटरडेंटली क्लीन कर सकेंगे और हमारे दांतों में सड़न लगने का चांस नील हो जाएगा। ओके। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, जो सभी को है। ब्रश का टाइमिंग, मतलब कितने समय के लिए ब्रश करना चाहिए, इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है। कोई कोई बहुत देर तक करते रहते हैं ब्रश, तो उसके बारे में क्लैरिटी आप दीजिए। यस, सो नॉर्मली ब्रश 2 टाइम करना चाहिए और हर एक बार 2 मिनट जनरली करना चाहिए। मैक्सिमम 2 मिनट्स? यस, मैक्सिमम 2 मिनट्स, 2 to 2.5 कर सकते हैं, बट जनरली 2 मिनट्स एज एन आइडियल फिगर हम पकड़ सकते हैं। अभी जैसे अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो 2 मिनट ब्रश करे तो सिर्फ ब्रश कर रहे हैं, यानी कि जैसे आपने बताया कि घूम के वगैरह। तो नॉर्मली हम ब्रश करते, तो ब्रश करते समय बाद में मोबाइल देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, उसे ब्रशिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पूरा घर घूम के आते हैं लोग। क्योंकि फिर उस ब्रश करते समय आपका जो माइंड है, जैसे मैं माइंड वाला पार्ट बार बार फोकस कर रहा हूँ, आपका जो माइंड है वो दूसरी एक्टिविटीज में है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो हर वक्त ब्रश बेसिन के सामने, और अगर मिरर है तो उसके सामने देखते हुए करने चाहिए, कि सो दैट आप हर एक एरिया में अच्छे से, पीछे, आगे, अंदर से, क्योंकि ये अंदर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं करते अंदर से ब्रश, पीछे की तरफ, विजडम टूथ की तरफ। मैं तो ये भी बताता हूँ काफी सारे बच्चों को, स्पेसिफिकली जो 18 के अराउंड आते हैं उनको, या इवन एडल्ट को भी, कि अगर आप विजडम टूथ को क्लीन रखना चाहो और आपका अगर नहीं हो पा रहा है ब्रश अच्छे से वहां पे, तो आप बेबी ब्रश यूज करो, कि सो दैट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, या फिर हाफ क्लोज माउथ करके वहां पे ब्रश करो, सो दैट ब्रश बहुत अच्छे से अंदर जाएगा। तो अगर प्रॉपरली मिरर के सामने 2 मिनट अच्छे से अंदर बाहर ऊपर नीचे अच्छे से ब्रश करते हो, तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। चाहिए तो हम इस वीडियो के साथ एक छोटा सा हमारे क्लिनिक में बनाया हुआ वीडियो है, वो भी अटैच कर देंगे कि कैसे हम आइडियल ब्रशिंग करना चाहिए। राइट, ये बहुत जानना जरूरी है कि ब्रश कैसे करना चाहिए। मतलब वो टाइम 2 मिनट का ही है, लोगों को लगता है कि 2 मिनट में क्या होगा, लेकिन 2 मिनट अगर हम फोकस करके करेंगे ब्रश, तो उसका फायदा निश्चित है। राइट, तो अभी अभी इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है आपका कहना? यस, अगर आप यूज करना चाहे तो इलेक्ट्रिकल ब्रश यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। इलेक्ट्रिकल ब्रश जनरली आपकी मैन्युअलिटी, यानी आपके हैंड में कितना डेक्स्टिरिटी है, अगर वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो फिर यूज कर सकते हैं। बट आप नॉर्मल ब्रश से भी अगर बहुत अच्छे से ब्रश करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रश की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जनरली काफी बार बच्चों को या एडल्ट्स या कभी पैरालिटिक पेशेंट्स है तो बहुत अच्छे से ब्रश नहीं करते, तो कभी कभी हम उनको सजेस्ट करते हैं, तो आप आपके डेंटिस्ट को पूछ के डिसाइड कर सकते हो कि वेदर मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रश के साथ जाना चाहिए या सिंपल ब्रश से। अगर आप अच्छे से ब्रश कर पा रहे हो तो जरूरत उसका कोई अलग से खास ऐसे इफेक्ट कुछ रहता है इलेक्ट्रिकल ब्रश का? यस, इलेक्ट्रिकल ब्रश खुद से ही वाइब्रेट होता है, मूव होता है। तो जनरली काफी बार ऐसे होता है कि हम बहुत पीछे वाले एरिया में बहुत अच्छे से ब्रश नहीं घुमा पाते, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रश से आप थोड़ा और अच्छे से इफेक्टिवली ब्रश घुमा पाओगे। बट जैसे मैंने कहा कि अगर हैंड डेक्स्टिरिटी अच्छी है तो नॉर्मल ब्रश से भी वो चीजें हो सकती है। ओके, तो आगे का क्वेश्चन है बच्चों के बारे में। बच्चों को अपने दांतों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, मतलब पेरेंट्स को आप क्या बताएंगे? यस, सो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ कि अगर हम प्रीनेटल यानी जन्म के भी पहले क्या केयर ले सकते हैं, राइट?
तो अगर मैं उससे देखूं तो वो स्पेसिफिकली मदर के लिए है। यानी मैं बताता हूँ कि हर एक मदर ने बिफोर प्रेगनेंसी डेंटल चेकअप और क्लीनिंग करना ही चाहिए। मेरे पास हर मंथ रेगुलरली ऐसे लेडीज आते हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टीथ पेन लेके आते हैं, और मैं बहुत कुछ हेल्प उनकी नहीं कर पाता क्योंकि काफी मेडिसिन अवॉइड करने होते हैं, काफी ट्रीटमेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं कभी कभी। तो काफी बार हम बताते हैं कि प्री प्रेगनेंसी अगर हम पर्टिकुलरली देखें एक चेकअप रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। अभी हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वैसे भी रेगुलर आप फूड एंड ऑल दैट कर ही रहे, बट मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से ब्रश और वो जो फ्लॉसिंग चीजें ये अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ये रखते हैं। क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली देखने जाएं तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खाना होता है, और स्पेसिफिकली काफी बार ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड या चॉकलेट्स ऐसे मीठा खाना भी बहुत रहता है हेल्दी के लिए, या क्रेविंग्स होते हैं चॉकलेट्स रिलेटेड और समथिंग। तो काफी बार इनसे ना फूड डिपॉजिट्स होके बैक्टीरियल ग्रोथ होके सडन ज्यादा आते हैं। मेरे पास काफी सारी मदर्स आती है जो आफ्टर डिलीवरी सडन लेके आते हैं कि पहले नहीं थे और अभी काफी सारे सडन चालू हुए। अभी हम आते हैं बच्चों की तरफ। तो जनरली एक बच्चा अगर उसे कुछ भी डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर कुछ डेंटल इश्यूज नहीं है, तो फर्स्ट चेकअप शुड बी डन एट द एज ऑफ 3। अगर हमें जरा भी लगता है कि उसके टीथ टाइमली नहीं आ रहे, जैसे 6-7 साल में आइडियली एक बच्चों में मिल्क टूथ आने चाहिए, 7-8-9 महीने 6 से 7 महीने तक आने चाहिए। अगर वो 7 से लेकर 9 महीने तक भी नहीं आते तो फिर आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल, अगर टीथ आ रहे हैं, तो फिर आप 3 साल की जो एज है वहां पे फर्स्ट चेकअप होना चाहिए, और उसके बाद आप रेगुलर चेकअप हर साल कर सकते हो। और एवरी 3 इयर्स आपको बच्चों के लिए डेंटल फ्लोरिडेशन करना चाहिए। डेंटल फ्लोरिडेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, इट्स लाइक अ वैक्सीन, जैसे हम टाइफाइड की, मलेरिया की वैक्सीन लेते हैं, तो वैसे ही हम एक डेंटल वैक्सीनेशंस कर रहे हैं कि जिससे हमारे दांतों में सड़न ना लगे, तो उसे डेंटल फ्लोरिडेशन कहा जाता है। तो एवरी 3 इयर्स वी शुड डू इट। ऑल्सो एक वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हर बच्चों के लिए 8 साल में एक बार और 12 साल में एक बार 2 बार ऑर्थोडोंटिक यानी कि दांतों के अलाइनमेंट रिलेटेड भी एक बार चेकअप होना चाहिए। काफी ऐसे कंडीशंस होते हैं जो बाद में करेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए अगर चेकअप्स सर्टेन इंटरवल्स पे रखे तो बच्चों के लिए और डेंटिस्ट के लिए भी ट्रीटमेंट करना और इजी हो जाता है, और पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली वो पॉकेट फ्रेंडली होता है जितना हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स रखेंगे। राइट। अभी आजकल बच्चों को मिल्क टूथ की भी कुछ समस्याएं आ रही है, तो मिल्क टूथ की ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं? यस, ऑब्वियसली मेरे पास 2.5 साल से भी बच्चे आते हैं जो रूट कैनाल कराने आते हैं मिल्क टूथ के। तो इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम मिल्क टूथ को ट्रीटमेंट टाइमली नहीं कर रहे हैं तो वही मिल्क टूथ का इन्फेक्शन आगे जाके एडल्ट टीथ में भी जाएगा और फिर आगे जाके और बढ़ सकता है। लास्ट वीक हमारे पास एक पेशेंट थी जिनकी मिल्क टूथ की रूट कैनाल ना होने की वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ा और 3 एडल्ट टीथ निकालने पड़े। तो जब वो 9 इयर्स की थी और तभी उसके 3 एडल्ट टीथ रिमूवल करने पड़े, और स्पेसिफिकली उसके साथ अगर और बताने जाऊँ तो उनके साथ उनमें सिस भी बनी हुई थी, यानी गांठ बनी हुई थी, तो वो गांठ और 3 दांत निकालने पड़े। तो एक 9 इयर्स के टेंडर एज में इतने छोटे बच्चे को इतना सारा ट्रीटमेंट करना अवॉइड हो सकता था अगर 3 या 4 साल में, जब भी फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम हुई थी, जो उनके पेरेंट्स ने बताया भी कि ऐसे प्रॉब्लम हुआ था 3-4 साल में, बट हमने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है ना मिल्क टूथ है, हमारे भी तो मिल्क टूथ होते थे, हमने तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, मेरे खुद के भी मिल्क टूथ मुझे नहीं पता कैसे गिरे, बट एक्चुअली हमारी अगर हम देखें पहले जनरेशंस तो काफी रॉ फूड खाते थे, तो वो रॉ फूड से सेल्फ क्लींजिंग होती थी और जिस वजह से मिल्क टूथ के प्रॉब्लम्स कम आते थे। आजकल बच्चे बहुत रिफाइंड फूड खाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उतनी उस एंगल से केयर नहीं बढ़ी है, जिस वजह से सडन ज्यादा लगती है, इसीलिए मिल्क टूथ भी ट्रीटमेंट करना ऑब्वियसली जरूरी है। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है सभी पेरेंट्स के लिए, जो बच्चों की डेंटल केयर के लिए भी बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो बुजुर्गों के लिए डेंटल केयर की जो समस्या आती है तो उसके बारे में देखभाल क्या करनी चाहिए? यस, सो मैं पर्सनली प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, एक ब्रांच ऑफ अ डेंटिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री में, जो जनरली जेरियाटिक पेशेंट यानी बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादातर ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे इम्प्लांट्स करना, कवड़ी यानी डेंचर बैठाना, या जो भी रिप्लेसमेंट्स हो या केयर हो बुजुर्ग लोगों की। तो जब हम बुजुर्ग लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं तो काफी बार ये देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग जनरली उनकी ट्रीटमेंट पे ज्यादा प्रिवेंशन के एंगल से सोचते ही नहीं है, और बुजुर्ग लोग जनरली ट्रीटमेंट सबसे लास्ट प्रेफरेंस देते हैं।
काफी बार हमने देखा है कि एक एडल्ट यानी जो घर चला रहा है या मदर इवन काफी बार वो खुद की केयर नहीं लेते और वो जनरली बच्चों की केयर और इनमें ही अपनी इतना ध्यान लगा देते हैं कि जनरली उनकी खुद की केयर नहीं हो पाती। और इसीलिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि 40 या उससे भी पहले से ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बुजुर्ग जब बनने वाले हैं उसके पहले हम हमारी डेंटल हेल्थ कैसी अच्छी रखा जाए। अभी हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो अच्छे से चेकअप कर रहे हैं, अच्छे से रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं और वो एट द एज ऑफ 70-80 भी बहुत अच्छे से टीथ रख पा रहे हैं। कंपैरेटिवली ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो सभी टीथ गवा देते हैं और मेरे पास अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 32 ईयर ओल्ड भी पेशेंट आया हुआ है जिसने सभी दांत गवा दिए। तो इसीलिए हमें एडल्टहुड अगर देखें, अगर मैं एक सर्वे बताना चाहूँ तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का एक सर्वे है जिसमें बताया जाता है स्पेसिफिकली फॉर ओल्ड पीपल कि 5 साल की लाइफ वेरी हो सकती है टीथ है और टीथ नहीं है के बीच में। यानी अगर आपको टीथ नहीं है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और वो देखते हुए आपकी लाइफ वेरी हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टीथ होना, क्योंकि ये फर्स्ट इंजन है, अगर इसे अच्छा नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एडल्ट्स के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए अगर हम देखे जाए तो उनको तो बहुत मस्ट है कि डेंटल केयर प्रिवेंटिवली रखा जाए रादर देन क्यूरिंग, क्योंकि क्यूरिंग में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट करना कभी कभी ज्यादा बुजुर्ग है तो आना जाना भी डिफिकल्ट होता है। तो उस एंगल से अगर वो प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। राइट। बुजुर्गों के लिए डेंटल केयर को लेके आप क्या सलाह देंगे? सो बुजुर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें घर पे ही प्रिवेंशन अच्छे से रखना चाहिए और साइमल्टेनियसली जैसे हमने बताया रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप होना ही चाहिए। अगर ये रखते हैं तो फिर बिना दांतों वाली सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि वो सिचुएशन काफी हैंडीकैप बना देती है हमें, काफी सारे खाना हम नहीं खा पाते और वो कॉन्फिडेंस भी जाता है। इवन फेशियल जो हमारा लुक है वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सप्रेस हो जाता है जब हमें टीथ नहीं रहते। तो एक सोशल स्टिग्मा भी फील होता है, काफी सारे ओल्ड पेशेंट्स घर के बाहर नहीं निकलते जिनको दांत नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है जब दांत नहीं होते। तो द प्रैक्टिस स्पेसिफिकली अगर हम बुजुर्गों के लिए देखें तो बहुत बुजुर्ग लोग जो होते हैं ये हमारे खुद के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। तो अगर आप खुद के डेंटल के ऊपर अगर खर्चा नहीं करना चाहते तो और भी बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें, सो दैट वो प्रॉब्लम ही ना आए कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेंटल ट्रीटमेंट्स की नीड पड़े। मतलब टीनेजर से लेके बुजुर्ग होने तक का जो पीरियड है लाइफ का, तो थ्रू आउट द लाइफ हमें डेंटल केयर करनी चाहिए, प्रिवेंटिव रहना चाहिए। राइट। यस, इसे अगर मैथमेटिकल नंबर के एंगल से बताने जाए तो हर एक ने 6 मंथली रेगुलर चेकअप होनी चाहिए, एवरी 6 मंथ रेगुलर चेकअप होनी चाहिए और एवरी वंस अ ईयर डेंटल क्लीनिंग होनी चाहिए, जिसे स्केलिंग कहा जाता है, क्लीनिंग कहा जाता है, वो होनी चाहिए। ये एक प्रिवेंशन हम डॉक्टर के साइड से कर सकते हैं और कुछ प्रिवेंशन हम घर पे जैसे मैंने बताया ब्रश फ्लॉस ये कर सकते हैं। सर डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, वो किन्होंने करना चाहिए और किन से करना चाहिए? यस, आजकल डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर ज्यादा क्वेरीज आती है क्योंकि काफी लोग दांत गवा देते हैं। तो जो भी पेशेंट जिनको भी दांत नहीं है उनके लिए डेंटल इम्प्लांट्स होता है, यानी एक रिप्लेसमेंट का एक तरीका है। जैसे पहले डेंचर्स आते थे या फिर ब्रिज आते थे, यानी कैप जॉइन करके हम ब्रिजिंग बनाते थे, तो वैसे ही इम्प्लांट्स एक तरीका है। तो ऑलमोस्ट 25 to 35 इयर्स से जनरली इंडिया में इम्प्लांट्स रेगुलरली हो रहे हैं, उसके पहले भी थे बट अभी रेगुलरली हो रहे हैं। तो इम्प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो इम्प्लांट्स जनरली ऐसे डेंटिस्ट से करने चाहिए जिनकी आइदर प्रोस्थोडोंटिस्ट और पेरियोडोंटिस्ट या इम्प्लांट स्पेसिफिक प्रैक्टिस में काफी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने स्पेसिफिक एजुकेशन इम्प्लांट्स रिलेटेड दिया हुआ है, उनसे हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं। यस, इम्प्लांट इज अ वैलिड ट्रीटमेंट और वो लंबे समय चल सकती है प्रोवाइडेड आप अच्छी क्वालिटी के और अच्छी जगह से अगर इम्प्लांट्स करते हैं तो। ओके, एग्जैक्टली क्या होता है वो ट्रीटमेंट में इम्प्लांट? यस, इम्प्लांट्स वैसे अगर हम थ्योरेटिकली बताने जाए तो थोड़ा फियरफुल लगता है, इसलिए काफी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे स्क्रू होता है हड्डी में जाएगा कैसे होगा। हाँ, क्योंकि वो पोस्टर पे सब लोगों ने देखा है कि वो ऐसे स्क्रू जैसे दिखेगा, हो जाएगा अंदर, वो क्या रहता है, उसके बारे में डर भी रहता है। तो वो एग्जैक्टली कैसे रहता है ट्रीटमेंट? मैं इसे थोड़ा रिवर्स एंगल से बताता हूँ कि जैसे हमारा दांत है, हमारे दांतों को जड़ होती है और उसके ऊपर एक दांतों का जो चबाने वाला सरफेस है जो माउथ में दिखता है वो होता है। तो वैसे ही सिमिलरली जब हम दांत निकालते हैं तो
उसी तरीके से हम आर्टिफिशियली उसे रिप्लेस कर दें कि इम्प्लांट मतलब वो स्क्रू जो अंदर जा रहा है, जो दांतों के जड़ जैसा होगा, और उसके ऊपर हम कैप बैठा रहे जो हमारे नेचुरल दांत के चबाने वाले सरफेस जैसी होगी, जिसे हम क्राउन कहते हैं या कैप कहते हैं। ओके। तो ये स्क्रू और कैप मिला के वो इम्प्लांट एज अ टोटल जो असेंबली है वो बनती है। और अगर हम बताने जाए, जो जनरल में मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ वो कि आप दांत निकालते समय तो कभी काफी बार खींच तान के निकालते भी होगे, बट इम्प्लांट्स करते समय वो जाते हुए काफी स्मूथली जाता है। तो इवन मेरे जो इम्प्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं, काफी बार तो उसी दिन भी वो ऑफिस जा पाते हैं। मैं तो फुल माउथ इम्प्लांट्स भी ट्रीटमेंट करता हूँ, जिसमें एक ही पेशेंट को एक ही दिन अपर लोअर मिला के 10 से लेके 15-16 तक इम्प्लांट्स एक साथ पूरे प्लेस करता हूँ। और फिर काफी बार 3 दिन में, या फिर नीड है तो 3 महीने में हम उनको दांत भी बैठाते हैं। तो इम्प्लांट्स एक काफी प्रचलित ट्रीटमेंट है जो आजकल बहुत ज्यादा ऑप्ट की जाती है लोगों से, क्योंकि आजकल लोगों का बिना दांत का होने की सिचुएशंस बढ़ रही है। और काफी लोग भी आते हैं कि हमें पूरे फुल टिक बैठाने हैं, क्योंकि पहले तो लोग डेंचर से काम चलाते थे, बट आजकल फूड हैबिट्स और उस वजह से लोगों को रिमूवेबल डेंचर्स नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होता है मुझे फिक्स दांत मिले। तो इम्प्लांट आपको वो फायदा देता है कि आप फिक्स दांत ले सकते हो, इवन इफ आपको एक भी दांत नहीं है तो। क्या वो ट्रीटमेंट पेनफुल रहती है? जैसे मैंने बताया, एक्सट्रैक्शन आप बहुत सारे लोगों को पता होता है, यानी दांत निकालना बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद एक्सट्रैक्शन का फीलिंग नहीं फील होता, वैसे ही इम्प्लांट्स भी वैसे ही है। हमें ज्यादा से ज्यादा फील होता है कि कुछ तो कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन, एक हल्का सा प्रेशर फील होता है, बट पेन वाइज इट इज बट नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस, जैसे हम रूट कैनाल या बाकी प्रोसेस करते हैं वैसे ही होता है। ओके, मतलब वो इम्प्लांट करने के बाद भी ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्क्रू बिठाया है, ऐसे फीलिंग नहीं आएगा उसमें? कुछ 2 से 3 दिन तक, जैसे दांत निकालने के बाद आपको हल्की सी पेन होती है, वैसा माइनर होता है जो मेडिसिन से टेक केयर हो जाता है ऑब्वियसली। और अगर लुक वाइज देखने जाए तो यस, वो हम उतनी वैसे तरीके से करते हैं कि आपको इम्प्लांट्स दिखेगा नहीं। बाहर जो इम्प्लांट जो माउथ में होता है वो माउथ में दांत ही दिखेगा, आपको इम्प्लांट नहीं दिखेगा। राइट, ओके। लेकिन वो पेशेंट को खुद के दिमाग में पता होता है ना कि वो स्क्रू बिठाया है ऐसे, तो उसके मेंटली उसका असर कुछ रहता है क्या पेशेंट पे? कुछ लोगों को मेंटली इसीलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने सुना होता है, ऐसे मिथ सुने होते हैं कि शायद इम्प्लांट्स किया, स्क्रू किया, हड्डी में कुछ तो मैंने स्क्रूइंग वगैरह किए हैं, हाँ। तो शायद उस वजह से मेरे कुछ तो असर पड़ा होगा वगैरह कुछ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आंखों की रोशनी पे असर होता है वगैरह वैसे। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कुछ भी प्रूवन डिसएडवांटेजेस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप इम्प्लांट अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे वो इम्प्लांट्स आगे जाके कोई दूसरे एरिया में प्लेस हुआ हो, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ तो। बट अगर वो अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हुआ जाए तो उसका कुछ भी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके। डेंटल ट्रीटमेंट्स में रूट कैनल एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट मानी जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो करना सेफ है? सो रूट कैनल एक कम्प्लीटली सेफ ट्रीटमेंट है, और यस, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं खुद को रूट कैनाल के जाने के लिए तो दैट इज बेस्ट। बट अगर वो नीड है, अगर आपका दांत सडन, यानी अगर मैं उसे टेक्निकली बताया जाऊँ तो इनामल, डेंटिन और नस, ऐसे दांतों के 3 लेयर्स होते हैं, परत होते हैं। तो हमारी सडन अगर इनामल डेंटिन से क्रॉस करते हुए नस तक पहुंच गई है तो फिर हमें रूट कैनाल करना है। तो उस कंडीशन में रूट कैनाल करना जरा भी हार्मफुल नहीं है, वो सेफ है। या कुछ कंडीशन में, जैसे अगर हमें मार लगता है, हम गिरते हैं, तो कभी कभी उस कंडीशन में भी हमें बिना सडन लगे हुए भी रूट कैनाल की नीड लगती है। तो ऐसे जो भी कंडीशन जहाँ पे एक्सरे से या माउथ के क्लिनिकल कंडीशन से अगर डॉक्टर आपको रूट कैनाल बता रहे हैं और वो नीडेड है तो कम्प्लीटली सेफ है। पर्सनली देखने जाए तो मेरे फैमिली में मैंने 2 से 3 रूट कैनाल्स की हुई है मेरे पेरेंट्स में, तो देयर इज नो हार्म, उन रूट कैनाल से जरा भी इशू नहीं है। हाँ, हमारा जो टूथ है वो रूट कैनाल के बाद उतना लाइव नहीं रहता है, इट्स मोर ऑफ अ डेड स्ट्रक्चर, बट बिकॉज अदरवाइज अगर हम रूट कैनाल नहीं कर रहे हैं तो वो दांत रिमूवल के लिए जाएगा, राइट? तो इट इज बेटर टू हैव अ नेचुरल टूथ व्हिच इज सेव्ड रादर देन हम उसे निकालें, इसीलिए रूट कैनाल करना ज्यादा जरूरी है और वो सेफ भी है। राइट। तो सेंसिटिविटी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो उसके बारे में क्या मिथ्स है, क्या करना चाहिए, कैसे सेंसिटिविटी को ट्रीट करना चाहिए, क्या बताएंगे आप? यस, मैं पर्सनली एक नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पर्सनली लर्निंग के बेसिस पे करता हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, बट मैं डेंटली इसे अप्लाई करता हूँ।
तो मैं मेरे जनरली जो पेशेंट्स होते हैं, मैं काफी बार ये इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं ये डेंटिस्ट को भी बताना चाहूंगा कि हम हमारे पेशेंट्स को बताएं कि कैसे हम हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मोर टुवर्ड एसिडिक जा रही है और हम उसे कैसे अल्कलाइन लाइफस्टाइल के टुवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने देखा हुआ है कि अगर हम जनरली देखें तो 2003-4 में जब मैं इनिशियली प्रैक्टिस करता था, तभी बिना जब मैं 2003 या 4 में जब प्रैक्टिस करता था, तभी बिना भूल दिए भी मैं काफी सारे पेशेंट्स को फिलिंग की ट्रीटमेंट करता था। एनेस्थीसिया देने के बाद भी फिलिंग करते हैं और एनेस्थीसिया देने के बजाय भी फिलिंग कर सकते हैं। बट आज अगर मैं देखूं, आज 2024 में अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स को एनेस्थीसिया लगता ही लगता है और बाकी पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर थोड़ा दर्द हो रहा है। पहले फिलिंग के लिए मैं एनेस्थीसिया भूल नहीं देता था, बट आजकल उसकी जरूरत लगी है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक बन रही है, ज्यादा पेनफुल बन रही है, राइट? तो पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया कि मैं हर साल डिटॉक्सिफिकेशन और थोड़ा नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स लेता हूँ खुद के लिए और प्रैक्टिस भी करता हूँ, उसके लिए अलग से डाइट भी फॉलो करता हूँ। बट बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। बट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द डेंटल पार्ट अगर मैं बताने जाऊँ तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ट्राई करो, कोई नेचुरोपैथ से मिलके, कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से मिलके, कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल जितनी हो सके उतनी लेके आओ, जिनसे आपकी सेंसिटिविटी खुद ही कम हो जाएगी। आप डेंटिस्ट के पास जाओ अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो, बट अगर आप खुद ही प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल रखें, जैसे मैं और एक बताता हूँ मेरे पेशेंट्स में, हमने काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर ये रिसर्च भी किया हुआ है और उसकी रिजल्ट्स आई हुई है। मैं पेशेंट्स को बेयर फुट वॉक ग्राउंड पे करने के लिए बोलता हूँ, यानी कि आप गार्डन में जाओ और बेयर फुट वॉक करो। क्योंकि आप अगर देखते हो तो हमारी इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में 3rd पॉइंट होता है। वो क्यों होता है? कि हमें अर्थिंग मिले। तो वैसे हमारी बॉडी भी एक करंट है, तो उस करंट को अर्थिंग मिलनी चाहिए। तो वो अगर अर्थिंग मिलती है तो वो बॉडी को वो जो सेंसिटिविटी है वो मैनेज होती है। तो अगर प्रॉपरली हम अगर वाटर अल्कलाइन पी रहे हैं, अगर हम थोड़ा फूड के साथ कर रहे हैं, हम अगर जमीन पे यानी हमारी जो बेयर फुट वॉक अगर हम कर रहे हैं, साथ में ये सभी चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो मोर टुवर्ड्स नेचुरल लाइफस्टाइल शिफ्ट होती है, जिनसे हमारी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। अभी कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, क्योंकि मेरा मेन फोकस है अगर आप प्रिवेंशन से ही सेंसिटिविटी मैनेज करें तो इसीलिए, क्योंकि सेंसिटिविटी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए ट्रीटमेंट्स थोड़े ज्यादा लेवल पे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनिशियल लेवल पे देखें तो उसके लिए हम बताते हैं एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज करो। हाँ, हम बताते हैं वो छोटी टाइम के लिए, यानी 15 दिन वगैरह के लिए यूज करो। काफी लोग बोलते हैं मैं कुछ टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ सेंसिटिविटी की और वो सालों साल यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी उसे यूज्ड टू हो जाती है और फिर उसके बाद जब आपको और सेंसिटिविटी हुई तो उसका असर नहीं हो पाता। और इसीलिए जनरली 15 डेज का इंटरवल पे आप कर सकते हो। और साइमल्टेनियसली अगर उससे भी सेंसिटिविटी नहीं जाती है तो आजकल लेजर थेरेपीज आती है, या वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज्यादा अगर नसी खुली हुई है वगैरह ऐसे केसेस है, तो उनको हम रूट कैनाल भी सजेस्ट करते हैं अगर सिचुएशन उतनी वर्स तक चली गई है। बट हम अगर प्रिवेंशन रखें तो ऑब्वियसली काफी सारी सेंसिटिविटी हम खुद ब खुद ही केयर ले सकते हैं। तो अभी बातचीत करते वक्त टूथपेस्ट के बारे में हमने बात की, तो कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए? मतलब ब्रांड के वाइज नहीं पूछ रही मैं कि अभी कलर्स है टूथपेस्ट में, जेल है, जेल में रेड, ब्लू है, वाइट आती है और कुछ आयुर्वेदिक कह के भी आती है, उसका कलर थोड़ा सा और रहता है। तो आइडियल टूथपेस्ट कौन सी होनी चाहिए कि जो सेंसिटिविटी को भी प्रिवेंट करे और अच्छे डेंटल केयर के लिए यूजफुल रहे? यस, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सेंसिटिविटी है तो इन बिटवीन 15 डेज का, जैसे मैंने बताया, एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, जैसे कुछ एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है जो हम हमारी प्रैक्टिस में भी सजेस्ट करते हैं, वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप रेगुलरली कोई भी टूथपेस्ट, वेदर इट्स अ कोलगेट, वेदर इट्स अ पेप्सोडेंट, एनी टूथपेस्ट कोई भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड टूथपेस्ट ऐसी ना हो जो ज्यादा एब्रेसिव। अगर उसे आइडेंटिफाई करना है तो एक ह्यूमरस एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो भी एडवर्टाइज में ऐसे लिखा है कि लड़की पास आ जाएगी, बहुत फ्रेश ब्रेथ आ जाएगा, तो ऐसे वाले टूथपेस्ट, यानी वो क्या कर रहे हैं, आपके टूथपेस्ट के थ्रू आपको ज्यादा फ्रेशनेस फील करवा रहे हैं, राइट? तो उस टूथपेस्ट में अगर आपको ज्यादा फ्रेशनेस फील करा रहे हैं तो उसकी पार्टिकल साइज बड़े हैं, राइट? तो वो ज्यादा एब्रेसिव होगी, यानी वो आपके दांतों को ज्यादा घिसेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी टीथ हार्श हो जाएगा। यस, तो उससे आपके टीथ थोड़े व्हाइटन अप दिखेंगे। तो आइदर वो फ्रेशन फील करने वाली टूथपेस्ट हो या टीथ व्हाइटन करने वाली टूथपेस्ट हो, ऐसी टूथपेस्ट नॉर्मली नहीं यूज करनी चाहिए।
अभी काफी बार लोगों का सवाल आता है कि फिर व्हाइटनिंग कैसे करनी चाहिए। हाँ, मैं अभी वही आपको पूछने जा रही थी, व्हाइटनिंग के बारे में क्या बताएंगे आप? मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे आके ही व्हाइटनिंग करो। अगर आप कंफर्टेबल हो आपके नेचुरल कलर के साथ तो इट इज ओके। आप क्लीनिंग से, रेगुलर जो डॉक्टर से क्लीनिंग करते हैं वो और ब्रशिंग से आपका नेचुरल कलर मेंटेन कर सकते हो। उससे एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग अगर आपको चाहिए तो फिर डेंटिस्ट से व्हाइटनिंग आप कर सकते हैं, जो अंदर जाके डर्ट को निकालते हैं। ओके, बट अगर आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करोगे, जैसे आजकल आती है एडवर्टाइजिंग, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल साइजेस बड़े होते हैं तो हार्श होते हैं। तो और आप टूथपेस्ट एक दिन नहीं कर रहे हो, आप रोज कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, तो कंटिन्यूअस हार्श टूथपेस्ट यूज करके आपके टीथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्रेड होते जाते हैं, यानी वियर आउट होते जाते हैं। इसीलिए व्हाइटनिंग अगर आपको करनी है और एक्स्ट्रा व्हाइटन चाहिए, आपके नेचुरल टीथ से एक्स्ट्रा व्हाइटन चाहिए, तो फिर डेंटिस्ट के पास जाके व्हाइटनिंग कर सकते हो। और अगर आप नेचुरल टीथ ओके हो तो फिर सिंपल क्लीनिंग से या रेगुलर ब्रशिंग से भी वो मेंटेन हो सकता है। तो जैसे आपका नेक्स्ट सवाल था कि कैसे, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, वाइट, कलरफुल या कैसे, तो जनरली ऐसे कुछ स्पेसिफिक साइंस नहीं है, कलर वाइज तो स्पेसिफिक कुछ भी साइंस नहीं है। जेली के एंगल से अगर देखने जाए तो हाँ, जेली वाली टूथपेस्ट नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि जेली मतलब ऑब्वियसली वो ज्यादा फ्रेशन अप के लिए होगी या ज्यादा वाइटन अप के लिए होगी, राइट? तो वो टूथपेस्ट नॉर्मली यूज नहीं करनी चाहिए। सिंपल व्हाइट टूथपेस्ट जो भी है पर्टिकुलरली वो यूज कर सकते हैं। काफी लोगों के सवाल होते हैं कि हम हर्बल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि फिर नीम दातून वगैरह जो है वो क्यों नहीं यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट आप सजेस्ट करते हो, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तभी लोग के फूड जो होते थे वो सेल्फ क्लींजिंग होते थे पहले के जनरेशंस में। हमारे वैसे नहीं है, तो हमें थोड़ा फोम क्रिएट करने वाली, थोड़ा ब्रश के साथ वो अच्छे से क्लीन कर पाए, वैसी टूथपेस्ट की जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी रेगुलर टूथपेस्ट जो जेली ना हो, ज्यादा एब्रेसिव ना हो, जिसमें से अलग से पार्टिकल नहीं दिख रहे कुछ तो कि वो आपको एक्स्ट्रा व्हाइटन करेगी, तो वो यूज कर सकते हैं। ओके, और टूथपेस्ट की अमाउंट कितनी रहनी चाहिए ब्रश करते हो? यस, तो अगर ये उस एंगल से देखे तो एडवर्टाइज में आपको दिखाया जाता है फुलफिलमेंट के लिए कि इतनी बड़ी टूथपेस्ट लेनी चाहिए, बट वैसा कुछ जरूरी नहीं है। सिंपल पीनट इज गुड इनफ। एक पीनट साइज आपको टूथपेस्ट इज गुड इनफ, उतनी ही लेनी चाहिए, और उससे फिर आप उसे अच्छे से ब्रश करो तो फिर वो रेगुलर सफिशिएंट है आपको आपके दांत अच्छे से क्लीन कराने के लिए। क्योंकि वो ऐसे दिखाते हैं पूरा ऐसे करके इतनी टूथपेस्ट ली है पूरा ब्रश भर के, तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब यस, उसके वजह से दांत को हार्म भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा टूथपेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए बताएंगे, बट हम अगर वो दिखाने की चीज है, और वो फुलफिलमेंट भी फील होता है ना उसमें। ऐसे कुछ नहीं है कि ये, बट अगर हम पेशेंट के एंगल से देखें तो पीनट साइज इज गुड इनफ, उससे हमारा काम हो जाता है ब्रशिंग के। ओके, तो अभी हमने टूथपेस्ट के बारे में बात की, तो बच्चों के लिए कुछ अलग से टूथपेस्ट आती है, कौन सी सजेस्ट करते हैं आप? यस, बच्चों के लिए जनरली फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट अच्छी होती है। हाँ, काफी लोगों का सवाल आता है कि फ्लोरिडेटेड से फिर फ्लोरिडेशंस या प्रॉब्लम्स भी होते हैं, काफी फ्लोरोसिस वगैरह से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अगर आपका एरिया में, जैसे एग्जांपल आपको पता चल जाता है आपके फैमिली और लोगों को देख के कि अगर आपके एरिया में किसी को दांतों में बहुत कलर्स नहीं है, तो आपके एरिया में फिर फ्लोरिडेशंस का इशू नहीं है, यानी कि फ्लोरोसिस का इशू नहीं है जिससे दांत खराब होते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप रेगुलर फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और टूथपेस्ट में अगेन देयर इज नो ब्रांड स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली कोई भी बच्चों वाली टूथपेस्ट जो फ्लोरिडेटेड है, ऑब्वियसली बिलो 6 इयर्स, बिलो 7 इयर्स ऐसे करके जो लिखा होगा टूथपेस्ट, बच्चे खा जाते हैं ब्रश करते वक्त, टूथपेस्ट अंदर चली जाती है, तो उसके लिए कौन सी प्रेफर्ड है ज्यादा? अगर उस एंगल से बताने जाऊं, जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए फॉलो किया, तो मैं जनरली बताता हूँ कि जब तक वो बच्चा अच्छे से रिंस नहीं कर रहा है उसको टूथपेस्ट मत दो। ओके, हाँ, आप देखो पहले तो बेबी, अगर हम बच्चों के लिए स्पेसिफिक थोड़ा बैक जाते हैं तो बेबी ब्रश होते हैं जो फिंगर में डालने वाले होते हैं। तो जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है वो बेबी ब्रश चालू करो। फिर जब वो 2-3 साल का होता है, जब वो अच्छे से रिंस कर पा रहा है, तो फिर उसे ब्रश के साथ टूथपेस्ट देना चालू करो। नहीं तो आप 1 साल के 1.5 साल के बाद रेगुलर ब्रश के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो बच्चों के लिए जो ब्रश होता है, बट टूथपेस्ट मत स्टार्ट करो। और फिर देखो कि स्पेसिफिक आप उनको गाइड करो कुछ दिन शुरुआत में कि टूथपेस्ट किस लिए होती है, क्या यूज होता है वगैरह, और फिर उसके बाद फिर उनको गाइड करो कि कैसे उसे स्पीड करना है, क्यों वो अच्छा नहीं है बॉडी में जाने के लिए। फिर जब वो अच्छे से ट्रेन हो जाए फिर उसके बाद आप उनको टूथपेस्ट दे सकते हो, सो दैट वो निकले ना ज्यादा। हाँ, इतना हार्मफुल नहीं है, बट स्टिल इट इज नॉट गुड टू इंजेस्ट टूथपेस्ट, वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए रेगुलरली पहले ट्रेनिंग के बाद फिर हम उनको टूथपेस्ट रेगुलरली यूज कर सकते हैं।
तो ब्रेसेस और अलाइनर्स में क्या डिफरेंस है? मतलब अभी अलाइनर्स बहुत ट्रेंडिंग पे है, ब्रेसेस तो पहले से मैंने भी सुना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेसेस हमें इसीलिए करनी चाहिए कि सो दैट हम अच्छा लगे, अच्छा दिखे, राइट? क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो सिर्फ और सिर्फ जिनके बहुत ज्यादा दांत बाहर है वो ब्रेसेस लगाते थे। तो ऐसा माना जाता था कि लड़की को शादी करनी है तो उसके पहले जाके ब्रेसेस कर लो, राइट? क्योंकि वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा, राइट? बट ये तो पहला वाला कंसेप्शन था। बट जब हम बाद में देखने लगे धीरे धीरे, और जब एज अ डेंटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 17-18 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ कि जनरली डेंटल ट्रीटमेंट्स और स्पेसिफिकली अगर हम ब्रेसेस का बात किया जाए तो ब्रेसेस रादर देन लुक फंक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास सडन लगने वाले सबसे ज्यादा पेशेंट्स वो आते हैं जिनके दांतों में क्राउडिंग होती है, जिनके दांतों में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अलाइन नहीं होते, वो माल अलाइन होते हैं। तो वही पेशेंट्स अगर टीथ की अलाइनमेंट अच्छे से कर ले तो उनकी ब्रशिंग अच्छे से हो जाएगी। इट इज एज सिंपल कि अगर मैं इस हाथ को सफाई करना चाहूँ तो अच्छे से सफाई हो जाएगी, बट अगर मैं फिंगर्स में गैप रखूं और फिर अभी ब्रश करना चाहूँ तो अच्छे से नहीं होगी, राइट? तो वैसे ही हमारे दांत अगर आपस में टेढ़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली अच्छे से ब्रश नहीं हो पाएगा। ब्रश नहीं होगा, साफ नहीं होंगे तो सडन लगेगी तो खराब होंगे। सब प्रॉब्लम की शुरुआत वहां पे। इसीलिए अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी बार ऐसे होता है कि सिर्फ और सिर्फ दांत नहीं, इवन जॉ की भी अलाइनमेंट जरूरी होती है। यानी अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक अच्छे सेलिब्रिटी है पर्टिकुलरली जिनको एडल्टहुड में, बहुत फेमस सेलिब्रिटी जिनकी एडल्टहुड में जॉ की सर्जरी करके उनको एस्थेटिकली अच्छा लुक दिया गया। और अभी हम काफी सारे बच्चों की ट्रीटमेंट्स करते हैं जिनमें 8 या 10 साल में उनको कुछ ऐसे मायोफंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं, यानी ऐसे ब्रेसेस के टाइप्स होते हैं अलग अलग, जो लगा के हम उनकी जॉस को भी इवन आगे पीछे मॉड्यूलेट करते बिना सर्जरी के, बिना ब्रेसेस के। तो ये सब हो सकता है अगर वो अर्ली एज पे प्रिवेंटिवली अगर केयर लिया जाए। हाँ, अभी हम अगर अलाइनर के टूवर्ड्स आते हैं, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है, लोग बहुत बार क्वेरीज लेके मेरे पास आते हैं कि अलाइनर्स क्या होते हैं, किन से कराने चाहिए, कौन से होते हैं। अभी अलाइनर्स के भी एडवर्टाइजमेंट आने लगे तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है लोगों का। अगर आपको ट्रीटमेंट अच्छी चाहिए, आपको लुक का इशू नहीं है, तो इट डजंट मैटर आप अलाइनर करो या ब्रेसेस करो, बोथ आर सेम। आप ब्रेसेस से भी वही रिजल्ट लाने वाले हो जो अलाइनर से लाने वाले हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलाइनर से बेस्ट रिजल्ट आएगा या समथिंग। ऑब्वियसली जिसकी मार्केटिंग होगी उसको ज्यादा अच्छा बताया जाएगा, राइट? बट अगर हम उस एंगल से देखें तो दोनों भी ट्रीटमेंट सेम ही दे रहे हैं। हाँ, अलाइनर से बेनिफिट्स है, हम भी खुद अलाइनर्स करते हैं। अलाइनर से बेनिफिट है कि अगर हम अलाइनर्स करते हैं तो आपको फ्रीडम मिलता है कि इन केस अगर कुछ इवेंट्स है तो आप वहां पे टेम्पररी निकाल सकते हो उसे, या फिर वो जो ब्रेसेस का चुभना ना, ऑल दैट प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। बट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां आई हैं जिनके पास बिना डेंटल गाइडेंस से भी ब्रेसेस होती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था लास्ट मंथ में, और उनका कहना था कि मैंने एक ऑनलाइन कंपनी से ब्रेसेस किए, यानी अलाइनर्स किए, और उन्होंने कहा कि हमने आपको 25 सेट्स एज अ प्रॉमिस किया था, और फिर जब वो पेशेंट ने ट्रीटमेंट के बाद बोला कि मेरा एक दांत अभी भी टेढ़ा है, तो फिर वो बोल रहे हैं हमने आपको 25 अलाइनर्स का क्लेम किया था, 25 तो दे दिए। तो फिर वो पेशेंट बोल रहा है उस 25 से मुझे क्या लेना देना, मुझे 20 दो, 30 दो, मुझे इंपॉर्टेंट है कि मेरा दांत अच्छा होना चाहिए, राइट? तो ये काफी बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसीलिए हम जनरली सजेस्ट करते हैं हेल्थ इज सच अ ट्रीटमेंट जहां पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जहां पे आप प्रॉपर एक प्लेस में जाके एक्सपीरियंस प्रैक्टिस जो आपके अराउंड रीजन में हो या समथिंग। ऑब्वियसली अलाइनर्स में आपके पास फ्रीडम है, आप बाहर के डेंटिस्ट से भी अलाइनर्स कर सकते हो, तो वो सब कुछ चीजें आप, बट अच्छे से अगर प्रॉपर्ली एफडी अप्रूव्ड अलाइनर्स कर रहे हैं, जैसे हम हमारी प्रैक्टिस में एफडी अप्रूव्ड अलाइनर्स करते हैं, तो यूएस एफडी अप्रूव्ड अलाइनर्स करते हैं, तो फिर वो अलाइनर से आपको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, और विद द डेंटिस्ट पर्सनली होने की वजह से आप आपके क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं ईच एंड एवरी विजिट इफ यू वांट टू। अदरवाइज विजिट की भी रिक्वायरमेंट इतनी कंपलसरी नहीं होती है ब्रेसेस में या अलाइनर्स हम स्पेसिफिकली करते हैं। ओके, इसमें टाइम कंज्यूमिंग कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है? वैसे दोनों भी ट्रीटमेंट्स इक्वल टाइम ले सकती है। इवन आजकल एडवांसमेंट की वजह से अलाइनर्स फास्ट भी होते हैं। यस, अलाइनर्स कैन गेट द ट्रीटमेंट मोर फास्टर आल्सो, बट प्रोवाइडेड अलाइनर्स के भी कुछ पर्टिकुलर पिटफॉल्स होते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं दे सकते, जहां पे हमें कुछ जॉ के मॉडिफिकेशंस करने हैं, जहां पे बहुत ज्यादा अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, कैनाइन यस जो हमारा जो सुला वाला दांत होता है बहुत ऊपर अटका हुआ है, तो कुछ केसेस में फिर अलाइनर्स पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते।
फिर हमें मिक्स या फिर ट्रेडिशनल ब्रेसेस के ऊपर भी जा सकते हैं। बट इन लोगों के लिए हमारे पास और एक सॉल्यूशन है जो हम इनसाइड ब्रेसेस देते हैं। जैसे एग्जांपल, एक स्विगी की ऐड है पर्टिकुलरली, जिसमें लड़की है जो दूसरे लड़के से बात कर रही होती है, और पर्टिकुलरली मैं वो ऐड दिखाते रहता हूँ काफी बार पेशेंट्स को कि आप आइडेंटिफाई करो इस लेडी में पर्टिकुलरली आपको ब्रेसेस दिख रहे कि नहीं, और वो ब्रेसेस आपको नहीं दिखते क्योंकि ऑब्वियसली उसको अंदर से ब्रेसेस लगे हुए थे। वो हमारी पेशेंट है पर्टिकुलरली, तो हमने काफी ऐसे 2-3 सेलिब्रिटी पेशेंट्स ट्रीट किए हुए जिनमें हमने अंदर से यानी इनसाइड ब्रेसेस लगाए, जिसको हम लिंगुअल ब्रेसेस भी कहते हैं। तो इन ब्रेसेस में फिर आपको लुक भी मैटर होता है, यानी लुक भी आपका सॉल्व होता है कि ब्रेसेस नहीं दिखा रहे लोगों को, और साइमल्टेनियसली आपको जो भी ट्रेडिशनल ब्रेसेस के बेनिफिट्स है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस है या समथिंग, तो वो भी सॉल्व करने में और बेनिफिट होता है। कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यस, कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट हमें एक नया लुक देती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छा दिखना होता है, उससे कॉन्फिडेंस भी फील होता है। तो विनियर्स हो, लुमिनियर्स हो, थिनर्स हो या कैप्स हो, ऐसे अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, या इवन अलाइनर्स को भी उसके साथ हम कंबाइन करके, ये अलग अलग टाइप के कैप्स और ऐसे मटेरियल्स और टेक्निक्स है जिनको कंबाइन करके हम एक कॉस्मेटिक मेकओवर करा सकते हैं, जिसका ऑब्वियसली प्लान होता है। जैसे पहले हम नाप लेते थे, फिर डायग्नोसिस करके एक प्लान बनाते थे, पेशेंट्स को दिखाते थे। आजकल जैसे एग्जांपल अभी हमारी प्रैक्टिस में हमारे पास डिजिटल स्कैनर्स है और ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिससे हम पेशेंट्स को स्कैन करके पहले ही दिखा देते थे कि आप बाद में कैसे दिखोगे। फिर उसके बाद वो पेशेंट्स कॉल लेगा कि यस, अगर मैं ऐसा दिखूंगा तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू स्टार्ट विद दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि उसे वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, राइट? तो टेक्नोलॉजी हमें और हेल्प कर रही है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में। हाँ, अभी किसने करना चाहिए? तो ऐसे लोगों ने जिनके भी दांतों में गैप है, जिनके भी दांतों की कलर अच्छी नहीं है, जिनके भी दांत क्रुक्ड है यानी टुकड़े टूटे हुए या समथिंग, या जो भी ऐसे इश्यूज है जिनसे वो दिखने के लिए अच्छे नहीं दिख रहे, तो फिर उन ट्रीटमेंट्स के लिए हम कॉस्मेटिक मेकओवर कर सकते हैं। और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज, मतलब हम अगर टू बी नेम अगर स्पेसिफिकली देखे जाए तो माधुरी दीक्षित या और भी काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स कराए हैं, और उस वजह से वो कॉस्मेटिकली और अच्छा दिखने लगे हैं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट्स। तो हमारी प्रैक्टिस में भी होता है कि काफ़ी लोगों को जब हम कॉस्मेटिक चेंज कराते हैं तो उनका ऑल टुगेदर एक कॉन्फिडेंस और एक ऑरा ही चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। मतलब मेरे पास तो ऐसे शादी के पहले जो लड़कियां आती थी कि मुझे दिखना अच्छा दिखना चाहिए वगैरह, आइदर ब्रेसेस थ्रू, आइदर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट थ्रू, तो जब शुरुआत में आते हैं ना तो कितना भी बोलो वो स्माइल ही नहीं करते। इवन फोटोग्राफ्स हम लेने के लिए उनको बोलते हैं कि आप स्माइल करो तो हम आपके फोटोग्राफ्स लेंगे, तो स्माइल ही नहीं करते। और ट्रीटमेंट होने के बाद जब 1 हफ्ते के बाद हम जब बुलाते हैं तो उनकी बॉडी जो लैंग्वेज होती है वही ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्मेटिक मेकओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एज अ पर्सनालिटी ही चेंज हो रही है ना। हम एक बहुत ही सर्विंग एटीट्यूड के साथ हम उसे अगर पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं तो एक लाइफ बदल सकती है पेशेंट की उससे, राइट? तो इस ट्रीटमेंट को खर्चा कितना आता है, कैसे होता है, उसके बारे में मुझे पूछना है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट्स अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, ऐसे सबका मानना होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट्स आर कॉस्टली, इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो इसका एक फेमस प्रोवर्ब है जो, या जिसे हम कहें सॉर्ट ऑफ एक कहावत है जो काफ़ी सारे डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में भी लगाते हैं, जो कहा जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट कॉस्टली बट योर निग्लेक्ट इज। यानी कि जैसे एग्जांपल कि अगर आप प्रिवेंटिवली, जैसे एग्जांपल मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बताना चाहूँगा, छोटी स्टोरी थी। मेरे पास एक पेशेंट आती है, जिस नाम चेंज करके मैं जिस बताता हूँ, सपोज एग्जांपल सरला करके एक पेशेंट आती है। तो जब वो 2019 में फर्स्ट टाइम आई थी और उसका एक रूट कैनाल मैंने किया, और कुछ टाइम के बाद वो फिर से और भी कुछ दांतों में सड़न थी, तो फिर उसमें से और एक दांत रूट कैनाल के लिए गया। तो जब वो दूसरे रूट कैनाल के लिए आई वो रोने लगी, और वो इतना रोने लगी कि लिटरली आई हैव टू कंसोल हर। पर्टिकुलरली आई आस्क्ड माय स्टाफ, मैंने मेरे रिसेप्शन को उसे बैठाया, उसके साथ बात कराया, उसे अच्छे से कंसोल किया, माइंडसेट के एंगल से हमने उनको गाइड किया। और फिर उसके बाद जब हम उनका रूट कैनाल किया तो उसके बाद उसने सवाल पूछा कि अभी मैं क्या करूँ जिससे मेरी और रूट कैनाल ना जाए, राइट? कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जब 1-2 रूट कैनाल करते हैं खर्चा आता है, तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या ऐसा हो कि जिससे हम और अच्छा ट्रीटमेंट हो, जिससे हम ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स ना हो। तो फिर हमने उनको यही चीज़ें जो बताई थी, 2 टाइम्स अ डे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, और उसके साथ रेगुलर डेंटल चेकअप्स और क्लीनिंग। तो अभी हम लास्ट ऑलमोस्ट कितने 5 साल हो गए उनको 2019 के बाद, अभी लास्ट 5 साल में एक भी टूथ रूट कैनाल के लिए नहीं गए उनका।
वो रेगुलरली आके क्लीनिंग करा के जाती है। काफी बार तो वो उसके पहले ही आती है कि डॉक्टर देख लो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चेक बट उसका बेनिफिट है, नाउ शी इज मोर हैप्पी। सी लोग सोचते हैं कि मैं क्लीनिंग के लिए जाऊंगा, शायद 800-1000 रुपए मुझे लगेंगे, एग्जाम्पल अगर हम पर्टिकुलरली फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से देखने जाए। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के एंगल से देखते हैं तो जो इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स की ट्रीटमेंट काफी बार अगर मल्टीपल इम्प्लांट्स है तो वो लाखों में भी जाती है। तो आप अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो आप सिर्फ कॉस्ट नहीं बचा रहे, आप आपका इनकन्वीनियंस बचा रहे, आप आपका डिस्कम्फर्ट बचा रहे और आपकी फियर भी अवॉइड हो रही है उससे, क्योंकि अदरवाइज इतनी बड़ी ट्रीटमेंट करने में काफी सारा फियर भी आता है लोगों को। तो खर्चे के साथ फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये अगर प्रिवेंटिवली करते तो ये चीजें बहुत कम हो सकती हैं। इसीलिए यस, डेंटल ट्रीटमेंट्स, और अगर इसके लिए एक मंत्रा बताने जाऊं, तो आप कोई भी डेंटिस्ट के पास जाओ, आपकी छोटी ट्रीटमेंट कम कॉस्टली होगी, उसमें इतना डिफरेंस नहीं लगेगा। यानी आप अगर एक्स डेंटिस्ट के पास जाओ और ए के पास जाओ और बी के पास जाओ, आपको क्लीनिंग के लिए या जैसे एग्जांपल चेकअप के लिए कॉस्ट डिफरेंस इतना नहीं पता चलेगा। बट अगर आप इम्प्लांट्स के लिए जाते हो, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स एग्जांपल, या कॉस्मेटिक मेकओवर अगर इन केस कभी कि बड़ा है, कुछ बहुत ज्यादा करना है माउथ में, तो फिर उस कंडीशंस में कॉस्ट डिफरेंस ज्यादा पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप बड़ी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहां पे क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वहां पे मटेरियल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन उस डॉक्टर का या उस पर्टिकुलर स्किल्स वहां के, यहाँ की टेक्नोलॉजी, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी, इन सबसे भी रिजल्ट आता है। और काफी बार ऐसे होता है कि जैसे कम कॉस्ट के लिए पेशेंट्स बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट करके आता है जो फिर नीडेड नहीं होती है। तो ये सब कंसिडर अगर हम करें तो यस, डेंटल ट्रीटमेंट्स आर ऑन अ लॉन्गर रन, अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो कॉस्टली होते हैं, बट अगर हम प्रिवेंटिवली देखें तो यस, वो कॉस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। राइट। तो ओरल हेल्थ का जनरल हेल्थ पे क्या असर होता है? काफी ज्यादा असर होता है। ओरल हेल्थ अगर हम बताने जाए तो ओरल हेल्थ से हमारे काफी सारी जनरल हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। इसे मैं एक प्रिवेंशन के और प्रॉब्लम्स के एंगल, दोनों के एंगल से बताता हूँ। प्रिवेंशन के एंगल से देखें तो अगर हमारे दांत अच्छे हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि हम अच्छे से चबाएंगे तो फूड अच्छा चबाया जाएगा, तो पेट को एसिड नहीं क्रिएट करना पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा सा चलेगा बट ज्यादा नहीं होगा, तो फिर हमारा स्टमक और ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। और साइमल्टेनियसली अगर हम प्रॉब्लम के एंगल से देखें तो काफी सारे गम्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन गम के प्रॉब्लम से इवन काफी ऐसे केसेस फाइंड हुए कि जिनमें हार्ट डिसीज तक हुए हैं लोगों को। ये इतना कॉमन है कि काफी सारी ऐसी बीमारियां, अभी उसमें काफी छोटे छोटे परसेंटेज में भी होती है, बट काफी सारे बीमारी है जिनमें डायबिटीज से लेकर अलग अलग बीमारियां हैं जो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे हम अगर देखें, जैसे एग्जांपल एज अ लेजर प्रैक्टिशनर, पर्टिकुलरली मैं काफी अलग लेवल पे एक लेजर प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसमें हम गम्स की हेल्थ करते समय, यानी गम्स की केयर करते समय, काफी बार जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनकी प्री ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के पहले वाली शुगर मेजर करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद वाली शुगर जब मेजर करते हैं तो वो शुगर सडनली कम दिखती है। और इसका रीजन ये होता है कि हमारे गम्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो शुगर बढ़ाने में भी मदद करते हैं और वो पर्टिकुलरली हेल्प होता है। तो जनरली हम अगर देखें तो ओवरऑल बॉडी के हेल्थ पे डेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट काफी अच्छा है, यानी काफी इम्पैक्टफुल है। तो इसीलिए अगर बेटर है हम अगर हमारी डेंटल हेल्थ अच्छी रखते हैं तो हमारा ओवरऑल बॉडी अच्छा रहे, क्योंकि ये फर्स्ट इंजन है। हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते खाने के लिए तो ओवरऑल वो हमारी, और जैसे तो ये शुरुआत है तो शुरुआत में पूरा अच्छा रहना चाहिए, तो आगे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये कि इसका डेंटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ करने की चीज है ये। और अगर हम और एक एग्जांपल के एंगल से देखें तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी डेंटल प्रॉब्लम्स, अभी जैसे जनरलाइज हेल्थ में हम देख रहे हैं, तो जिनकी डेंटल प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, सूजन हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया, इतनी बड़ी हो गई कि लिटरली वो स्प्रेड होते होते कानों में या यहाँ पे स्प्रेड हो गई या ऊपर जाके आंखों में वगैरह भी स्प्रेड हो गई। मेरे पास कुछ ऐसे फोटोज है स्पेसिफिकली, जब मैं मुंबई में था या पुणे में भी कुछ केसेस जब मैंने किए हुए एज अ कंसल्टेंट, एज अ खुद की प्रैक्टिस में, तो मैंने ऐसे भी केसेस किए हुए। मेरा स्पेसिफिक एक स्पेशलाइजेशन मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेडोडोंटिस्ट करके, यानी कि ऐसे आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ फेस रिप्लेस करना। तो उसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हुए जिनकी ओरल प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो के जो डिफेक्ट है वो इतना बढ़ गया कि आंखों तक चला गया और पेशेंट के आंखों की जगह पे इतना बड़ा होल हो गया और वो होल माउथ से कनेक्टेड था, यानी मैं उसके आंखों से देख रहा था तो माउथ दिख रहा था अंदर। इतना बड़े लेवल तक इन्फेक्शन, मतलब
वो अगर मैं मेरे खुद की फैमिली में भी दिखाता हूँ तो उल्टी आ जाए लोगों को, हाँ। इतना दिखने में वो डिफिकल्ट ये दिखता है। सुनने में भी बहुत ऑकवर्ड सा Yes. लग रहा है कि क्या वर्स्ट हो सकता है Yes. मतलब। तो उसके लिए आप क्या कैसे ट्रीटमेंट्स करते हैं? अगर हम अलग एंगल से देखें स्पेसिफिकली, तो उनको ऐसे वाले पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए एक्चुअली काफी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि एक ट्रीटमेंट है जो हम प्रिवेंटिवली या जिसे हम कहे टेम्परली सॉर्ट ऑफ में दे रहे हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस दे रहे हैं, बट काफी बार होता है कि वो थोड़ा रिमूवेबल हो सकता है या लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के एंगल से अगर जाए पर्टिकुलरली, तो इम्प्लांट्स कर रहे या फिर कुछ फेशियल सर्जरी करे जो हम प्लास्टिक सर्जन उनके साथ मिलकर करते हैं, तो वैसे केसेस में इश्यूज ये आते हैं कि उसमें पेशेंट्स की काफी खर्चा और ये चीजें बढ़ती है, राइट, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी काफी कॉस्ट और इनमें बढ़ जाता है। तो ये देखते हुए हम नॉर्मली लोगों को बताते हैं कि इनकी हैबिट्स भी अच्छी हो, सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना आ जाए। राइट। तो बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि एनआरआईज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं वापस से, वो ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है आजकल? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज अफोर्डेबिलिटी, ओके, एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी। क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल नॉट ओनली डेंटल या मेडिसिन बट इवन टेक्नोलॉजी फील्ड में भी सभी सीईओज इंडियन हैं, राइट। तो हम अगर देखते हैं तो ओवरऑल एज अ ह्यूमन स्किल्स आर मच बेटर इन इंडिया, राइट। काफी डॉक्टर भी देखते हैं तो इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स फॉरेन में सेटल्ड हैं, राइट। तो अगर इंडियन स्किल्स बहुत अच्छी है और वो कम कॉस्ट में मिल रही है, तो व्हाई नॉट इंडिया? दैट्स व्हाई काफी लोग पर्टिकुलर जिनको नहीं ऑप्शन होता है वो कभी आजकल टर्की या ऐसे भी जगह ट्राई करते हैं, कुछ लोग जो यूरोप या ऑल होते हैं। बट इंडियन इफ वी से पर्टिकुलरली इफ दे आर एनआरआईज और इफ दे आर फॉरेनर्स आल्सो, समटाइम दे प्रेफर बिकॉज़ एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है इन टर्म्स ऑफ दे कैन विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस एज अ डाइवर्सिटी, एंड साइमल्टेनियसली दे गेट गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट विद लेस कॉस्ट। तो फॉरेनर्स भी आते हैं इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए? यस, हमने काफी सारे फॉरेनर्स की भी ट्रीटमेंट की हुई है, और ऑब्वियसली दे गेट मोर better treatments, more better in terms of hospitality also, because as a foreigner we respect them a little more sometimes comparatively what they get respect in their country comparatively. So as Atithi Devo Bhava, so in that way generally they feel more honored here getting the treatments. Okay. तो भारत में जो डेंटल केयर की क्वालिटी है उसकी तुलना आप फॉरेन कंट्री के साथ कैसे करते हैं? पहले इतना मे बी कंपेरेबल नहीं था, बट आजकल इट इज वेरी कंपेरेबल। आप अगर कोई भी, नॉट ओनली मी, बट आप अगर कोई भी अच्छे डेंटिस्ट जिन्होंने काफी अच्छे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की हुई है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज की हुई है, तो हम देखें तो उनकी कुछ ना कुछ फॉरेन डिग्रीज भी होती है, राइट। तो इंडिया में भी अच्छी उन्होंने एजुकेशन की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सिमिलरली बाहर भी एजुकेशन की हुई है। तो एक स्किल वाइज, अगर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एंड एज अ स्किल वाइज, दोनों एंगल से बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशन होने की वजह से दे आर एबल टू सर्व बेटर, एंड इफ दे आर एबल टू सर्व बेटर तो फिर ऑब्वियसली दैट इज गिविंग एज मच एज गुड क्वालिटी जैसे हम फॉरेन में मिल रही है। तो हाँ, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। तो भारत में डेंटल केयर की जो क्वालिटी है उसकी तुलना आप फॉरेन कंट्री से कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ स्किल और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी and also in terms of serving nature also, nowadays we are quite improved, हम काफ़ी ज़्यादा improve हुए। हम अगर देखते हैं तो आजकल काफ़ी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लोगों की है, काफ़ी सारे ऐसे डेंटिस्ट है, धीरे धीरे हम अगर देखते हैं तो काफ़ी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उनकी अच्छी है, स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर हम कुछ डेंटल हॉस्पिटल्स देखें तो काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस के साथ, उस उतनी इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ऑब्वियसली वी आर क्वाइट कंपेरेबल कंपेयर्ड टू द फॉरेन ट्रीटमेंट्स एंड फॉरेन प्रैक्टिसेस। ओके, तो इंडिया में आके डेंटल ट्रीटमेंट लेने के क्या-क्या फायदे रहते हैं उनको, और चैलेंजेस भी क्या-क्या आते हैं? फायदे के एंगल से जैसे हमने बताया कि कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी है, स्किल्स वाइज भी बेटर स्किल्स उनको मिल रही है। काफी बार मैंने देखा है कि काफी फॉरेन में उतने अच्छे डॉक्टर्स उनको हर बार मिलेंगे ऐसे नहीं होता, क्योंकि हर जगह पे प्लस माइनस होता है वैसे। तो उस एंगल से अगर वो सिलेक्ट करते तो काफी बार उनको अच्छे डॉक्टर्स कम कॉस्ट के अंदर भी मिल रहे हैं, और एट द सेम टाइम दे कैन आल्सो विजिट अदर प्लेसेस, दे कैन एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आल्सो। सो एज अ टूरिज्म, डेंटल टूरिज्म जिसे कहा जाता है, तो उनका एक डेंटल टूरिज्म भी हो रहा है। दे कैन विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस, सी द डाइवर्सिटी, सी द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, सो वो भी एक बेनिफिट है। और ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ अगर हम टेक्नोलॉजी और मटेरियल के साइंस से अगर देखें तो नाउ पर्सनली आई यूज सेम इम्प्लांट्स व्हिच माय मेंटर्स डॉक्टर सलामा यूजेस इन यूएसए, तो वही इम्प्लांट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूएस में। सिमिलरली टेक्नोलॉजी वाइज भी टेक्निक्स एंड मटेरियल आल्सो हम वही यूज कर रहे हैं जो यूएस में यूज कर रहे हैं।
Right. तो they get a benefit that they get a qualitative treatments in India itself. राइट, तो एनआरआई के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज है क्या आपके क्लिनिक में? Yes. So जैसे एग्जांपल विद लेजर टेक्नोलॉजी हम काफी बार पेशेंट्स को इवन पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिनल डोसेज भी कम करते हैं विद द हीलिंग लेजर. People generally know laser for cutting. Okay, everybody knows laser for a cutting. But with healing modalities of laser, we could actually reduce the dose of medication. At the same time, we can heal the healing of the wound very faster. हम और फास्ट कर सकते हैं जिससे पेशेंट का टाइम कम हो सकता है. यानी वो बाहर से आ रहा है, एक ही हफ्ता उसके पास है या 2 ही हफ्ता है, तो उसके अंदर हमें पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है. तो हीलिंग जितनी फास्ट होगी उतना वो जल्दी जा सकता है. तो लेजर टेक्नोलॉजी हो या स्कैन के साथ डिजिटल वर्क फ्लो हो, इन टेक्नोलॉजीज की वजह से हम उनको ऑब्वियसली और बेटर फैसिलिटीज से ट्रीटमेंट फास्टर भी करते हैं और एक्यूरेट भी बनाते हैं. जैसे अभी एग्जांपल with the scanner technology our scanners do have an artificial intelligence. So with the artificial intelligence our scan tells us prior to the fabrication of cap that there is an undercut in this cap or not, or is there a proper clearance between the upper and the lower jaw or not. So a lot of these things could be prevented कि हम काफी सारा काम बाद में रिपीट होने के पहले ही उसे रिकरेक्ट कर सकें. Right. तो ये फैसिलिटीज है जो नॉट ओनली एनआरआईज बट इंडियन पेशेंट्स या फॉरेनर्स जो भी है उन सभी के लिए हेल्प करती है. ओके, जैसे अभी हम यहाँ तक आ गए हैं बातचीत करते, आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, हमारे ऑडियंस को भी मिली है. तो आपके क्लिनिक का मेन विजन क्या है, मिशन क्या है? As a laconic dental studio, our main mission is to provide most comfortable, यानी ज़्यादा से ज़्यादा comfortable और pleasant dental experience उनको मिले, so that वो dental treatments ले, but उसके साथ उनके experiences और rich हो जाए. Not like कि वो fears और उनके साथ जाए. Dental treatments की skills तो और भी provide करेंगे ही लोग, but at the skills के साथ और उनके experiences अच्छे हो, in terms of कि so that वो घर जाते समय डेंटल के साथ वो जो फोबियाज है ना, ऑल दैट जो फियर्स है, ये रिमूव करके जाए, सो दैट वो मोर पॉजिटिविटी के साथ उसी अबंडेंस माइंडसेट को लाइफ में भी अप्लाई कर सके. एज अ मिशन हम अगर ये कह सकते हैं. और उसके साथ पर्सनली अगर देखें तो इसीलिए हमने जब इस प्रैक्टिस को सेट कर रहे थे उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी और उसी हिसाब से जो चीज़ें वैसी अरेंज की, सो दैट द पेशेंट को वैसा कंफर्टेबल फील आए. तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसे मैंने बोला था, तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिली होगी. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत. आप सबको इनकी क्लिनिक का एड्रेस एंड लोकेशन जो भी है वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ इनके क्लिनिक को विजिट करिएगा और आपकी जो भी कुछ क्वेरी है उस पर डॉक्टर हेमंत पाटिल आपको इलाज ज़रूर बताएंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर.